बीपीएससी में लेक्चरर्स का जो इंटरव्यू होगा, जैसे तुम इंटरव्यू के लिए घुसोगी, तुमसे पूछेगा कि ओलिगोपोली विथ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन तथा ओलिगोपोली विदाउट प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन में क्या अंतर है, कैसे जवाब दोगी? सर नहीं आइडिया है इसका। हिंदी में बोलेंगे अल्पाधिकार, अल्पाधिकार, अल्पाधिकार वस्तु विभेद के साथ तथा अल्पाधिकार वस्तु विभेद के बिना। में क्या अंतर है? व्याख्याता के साक्षात्कार में आपसे सवाल पूछा जाएगा, अल्पाधिकार किसे कहते हैं, जवाब दे दोगी? जी। अल्पाधिकार किसे कहते हैं? अल्पाधिकार बाजार की वह स्थिति है जिसमें जवाब दो, अल्पाधिकार किसे कहते हैं? अल्पाधिकार बाजार की वह स्थिति है जिसमें फॉर्म की संख्या 2 या 2 से अधिक होती है, निकटतम स्थानापन्न वस्तु मौजूद होता है, फॉर्म की सीमित कीमत नियंत्रण होता है, मांग वक्र अनिश्चित होता है, कीमत स्थिर होता है। करेक्ट, एकदम सही बोली हो। अब तुमसे पूछेगा, बीपीएससी साक्षात्कार लेक्चरर का इंटरव्यू होने वाला है, तुम उसमें जाओगी इंटरव्यू देने के लिए, तो घुसते तुमसे पूछेगा कि द्विपक्षीय एकाधिकार किसे कहते हैं, बाइलेटरल मोनोपोली। द्विपक्षीय एकाधिकार बाजार की वह स्थिति है जिसमें कि विक्रेता का संख्या 2 होता है और क्रेता का संख्या असीमित होता है। बाइलेटरल, फिर से सोच के बोलो, द्विपक्षीय एकाधिकार मतलब कि बायर का भी एकाधिकार है, सेलर का भी एकाधिकार है, बायर भी एक है और सेलर भी एक, तब इसको कहेंगे बाइलेटरल मोनोपोली। हम द्वैयाधिकार मोनोपोली का मतलब होता है वन सेलर, होता है कि नहीं? मोनोपोली का अर्थ क्या होता है? वन सेलर। मोनोपोली में क्या होता है? वन सेलर। वन सेलर होता है, बायर। मोनोपोली में क्या होता है? वन सेलर। बायर, बायर अनेक होते हैं, बायर अनेक होते हैं, बायर अनेक होते हैं, क्रेता अनेक होते हैं, लेकिन विक्रेता केवल एक होता है। जी। ये तो एकाधिकार में जानती हो। जी। और बाइलेटरल मोनोपोली में एक विक्रेता होता है, जी, एक क्रेता होता है, जी, तभी हो जाएगा बाइलेटरल मोनोपोली। तुमसे अगर लेक्चरर के इंटरव्यू में व्याख्याता के साक्षात्कार में पूछेगा, प्रोफेसर पूछेगा कि आप बताएं कि द्विपक्षीय एकाधिकार किसे कहते हैं, तो क्या जवाब दोगे? द्विपक्षीय एकाधिकार में एक बायर होता है और एक सेलर होता है, जैसे कि ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन एक तरफ और दूसरी ओर मालिकों का संगठन का नेता एक तरफ, मालिकों का और लीडर दूसरी एक तरफ तरफ। मालिकों का संगठन का नेता होता है। ट्रेड यूनियन यदि मजबूत होता है तो मजदूर की मजदूरी अधिक होता है, ट्रेड यूनियन यदि कमजोर होता है तो मजदूर की मजदूरी कम हो जाता है। एकदम करेक्ट, सही बोली। अल्पाधिकार में अगर समरूप वस्तु होता है, जी, जैसे पेट्रोल, जी, पेट्रोल का अल्पाधिकार है तो हर कुआं का पेट्रोल एक ही समान होगा। जी, हर कुआं में जो खनिज तेल है वो एक तरह का होगा ना? जी। तेल में कोई अंतर होगा? तेल में कोई अंतर नहीं होगा सर।
तो इस तरह का बाजार को कहेंगे अल्पाधिकार समरूप वस्तु के अंतर्गत। हाँ, क्लास में है। सर इसको शब्द में कैसे व्यक्त करेंगे, अल्पाधिकार समरूप वस्तु के अंतर्गत? क्या बोली? सर इसको व्यक्त कैसे करेंगे, जैसे कि इसमें अल्पाधिकार या दो या अधिकार बोलेंगे तो उसमें से बोलेंगे फॉर्म की संख्या दो या दो से अधिक होता है। उसके बाद ये जो बोले अल्पाधिकार समरूप वस्तु के अंतर्गत, अल्पाधिकार सर आवाज नहीं आ अल्पाधिकार में अगर जी, अल्पाधिकार में अगर अल्पाधिकार में आवाज आ रही है? हाँ अब आ रही है, अल्पाधिकार में अगर है, जी इंटरनेट फ्लक्चुएशन है। जी जी अल्पाधिकार में अगर वस्तु समरूप है, जैसे पेट्रोल के लिए कच्चा तेल, उस तरह का बाजार में विदाउट प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन कहा जाएगा। वस्तु विभेद तो नहीं इसमें। वस्तु विभेद नहीं है। अल्पाधिकार में अगर वस्तु कच्चा समरूप, अगर वस्तु समरूप है, जैसे जी पेट्रोल का, खनिज तेल का कुआं से निकला हुआ कच्चा तेल, तो हर कुआं का खनिज तेल एक ही समान है। जितना भी खनिज तेल लेकर बेच रहा है उसका क्वालिटी एक ही है, तो इसको कहा जाएगा समरूप वस्तु। उसको बोला जाएगा समरूप वस्तु। जी लेकिन कोलगेट, पेप्सोडेंट, सिबाका, जी ये कोलगेट, पेप्सोडेंट, सिबाका, इस सब को कहा जाता है वस्तु विभेद। रंग बदल दिया, शेप बदल दिया, टेस्ट बदल दिया, है सब टूथपेस्ट, जी सबसे दांत ही साफ किया जाएगा, लेकिन ये होमोजेनस नहीं है, वस्तु विभेद है।
तो इसका जो आप क्वेश्चन पूछे थे, ओलिगोपोली विदाउट प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, वो खनिज तेल हो गया, ओलिगोपोलिएशन में खनिज क्या? तेल का, हाँ, तो तेल का इसमें उदाहरण हो गया। इसमें हो गया कि समरूप वस्तु का उदाहरण आ गया, और इसमें आ गया टूथपेस्ट, जी टूथपेस्ट। कार, 5 जी तरह का कार बाजार में है, जी सब कार ही है, सब जी रोड पर चलेगा, जी लेकिन सब कार का प्रोडक्ट अलग माना जाएगा। उसको कहते हैं वस्तु विभेद, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। रंग, आकार, साइज में परिवर्तन करके उसके उसको वस्तु विभेद कहा जाता है। अब तुम हमको बताओ कि अगर तुमसे एक्सपर्ट पूछता है ओलिगोपोली विथ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन एंड ओलिगोपोली विदाउट प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन से आप क्या समझते हैं? ओलिगोपोली विदाउट प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का मतलब हुआ, जैसे कि पेट्रोल का कच्चा तेल, वो किसी भी कुआं का पेट्रोल लिया जाए तो उसका कच्चा तेल एक ही होगा, लेकिन विथ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन में, जैसे कि कोलगेट हो गया, का ब्रांड का नाम अलग अलग हो सकता है, कोलगेट, सुबाका, पेप्सोडेंट, जैसे कि कार की कंपनी अनेक है, मारुति सुजुकी, हुंडई, जैकवार्ड, लेकिन गाड़ी एक ही है। साबुन की कंपनी हो गई, साबुन में लाइबॉय, मार्गो, पेयर्स, ये सब साबुन है। तो इस प्रकार उसमें वस्तु विभेद है, लेकिन समरूप वस्तु में एक ही वस्तु है। वो चाहे किसी भी कुआं से पेट्रोल किसी भी कुआं से निकाला जाए, डीजल का कच्चा माल किसी भी कुआं से निकाला जाए, तो उसका एक ही रहेगा, लेकिन वस्तु विभेद में वो वस्तु तो एक होगा, लेकिन उसका स्वाद, रंग, रूप, आकार में परिवर्तन हो जाए। ओलिगोपोली बाजार में 2 या 2 फर्म होते हैं, तो पहले बोलोगी ना, तब वस्तु को एक्सप्लेन करोगी। ओलिगोपोली बाजार में 2 या 2 से अधिक फर्म होते हैं। अगर ओलिगोपोली में 2 या 2 से अधिक फर्म है और वो समरूप वस्तु जैसे कच्चा तेल, पेट्रोल का उत्पादन कर रहा है, तो इस तरह के बाजार को कहेंगे ओलिगोपोली विदाउट प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, विदाउट। लेकिन अगर 2 या 3 फर्म है और वो टूथपेस्ट बेच रहा है, साबुन बेच रहा है, शराब बेच रहा है, अलग अलग ब्रांड का सामान बेच रहा है, सामान वही है, टूथपेस्ट है, लेकिन ब्रांड अलग अलग है, तो उस बाजार को ओलिगोपोली विथ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन कहें। हाँ, हेलो, हाँ, क्लास तो चल रहा हूँ मैं। हाँ, बोलो, क्या बोल रहे? हाँ भाई, तू तो रेगुलर चलता रहता है ना, एडमिशन लोग क्लास शुरू हो गई। हाँ, वो सब ऑटोमेटिक है, वो अमेरिका का फर्म है, वो काम कर रही है। हमको खबर आ जाएगा, तुमको आईडी पासवर्ड मिल जाएगा, हमारे स्क्रीन पर तुम आ जाओगे। अभी बैठी हुई है लड़की, उसी को पढ़ा रहे हैं। वो तो दिन भर चलता रहता है, सब अलग अलग ना, कोई नौकरी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कर लोगे जो। हाँ, बीपीएससी मेंस ही मुख्य है, बीपीएससी मेंस है, यूपीएससी मेंस, यही पढ़ाई होता है, लेक्चरर का इंटरव्यू। ठीक है, सब ऑटोमेटिक है, कहीं इसमें जो है ना, कोई भूल चूक होने वाला चीज नहीं है, एकदम परफेक्ट है।
18% उस पर टैक्स लगेगा, जो मेरी ओर से एक तरह का कंसेशन स्टूडेंट को है, बिना टैक्स नहीं पे करेगी। पेमेंट करोगे तुरंत 18% कट के सरकार को चला जाएगा। सब चीज ऑटोमेटिक है। पहले हमारे यहाँ ये सब ऑटोमेटिक नहीं था, दिल्ली में भी थे तो यहाँ भी थे, सब जगह वही हो गया। पटना में, दिल्ली में हम रहते हैं, जाते रहते हैं। ऑनलाइन का फायदा है ना, ऑनलाइन कहीं से पढ़ा सकते हैं, तो इससे आसान हो गया है। बहुत लड़का क्लास ले रहे हैं, देखे कि वो ट्रेन में बैठा हुआ है, वो ट्रेन जानता है, उस टाइम में क्लास में वो नहीं क्लास किया, तो बस बैठा रहता है। लेक्चर प्योर हिंदी में देंगे, एक अंग्रेजी टर्म भी उसमें होगा, वो बताएंगे, क्योंकि बंगाली से इंटरव्यू है। हाँ, तो हिंदी मीडियम ही मैक्सिमम है। इंग्लिश जो है ना हमारे यहाँ पढ़ रहा है, वो तमिलनाडु का है या उड़ीसा का है या गुजरात का है, पूरे इंडिया से ना है, पूरे इंडिया का है। यूट्यूब से ही हो रहा है। हमको तो कोई ना प्रचार है, ना कुछ है, ना कोई हमको बाहर से जानता है। वो यूट्यूब को पढ़ता है और सबको फ्री रखे हुए हैं। कहाँ बताए थे? अच्छा, ठीक। कहाँ घर है तुम्हारा? हाँ ठीक है। इंटरनेट बढ़िया रहना चाहिए। ओके, ऑल गुड विशेष टू यू। ओके। वो इंक्वायरी आ जाता है, जबकि हमसे बतियाना नहीं है, तो फोन नंबर उसे लेके करता है। जी सर। ऑनलाइन कैसे पढ़ेंगे, ऑनलाइन सेटिस्फैक्शन होगा कि नहीं, दिखाई देगा कि नहीं, समझ में आए। अरे यहाँ बच्चा सब पढ़ रहा है, पूरा देश बच्चा ऑनलाइन छोटा छोटा बच्चा देखते हैं कि ऑनलाइन क्लास जो पढ़, हाँ, सबका तो ऑनलाइन ही चल रहा है, इतना नर्सरी आराम रहे हो गया है कि आपको कैसे डायरेक्ट। हाँ, इंटरनेट का जी सर। जी सर। क्या लिखी? लिखे व्याख्याता के इंटरव्यू में पूछेगा, व्याख्याता के इंटरव्यू में तुमसे पूछेगा अल्पाधिकार। जी। अल्पाधिकार समरूप वस्तु के संदर्भ। तो अल्पाधिकार समरूप वस्तु के संदर्भ में, अल्पाधिकार बाजार की वह स्थिति है। सर आप चले गए, आवाज आ रही है आपकी? अल्पाधिकार, सर आवाज नहीं आ रही आपकी, सर आवाज नहीं आ रही है आपकी। है आवाज कट रहा था। आवाज, वो इंटरनेट अभी गड़बड़ा रहा है, लिख रहा है हाँ इसमें, हमारे स्क्रीन पुअर। पर लिख रहा है इंटरनेट इज अनस्टेबल, कट जाएगा पूरा है कंपनी की ओर से। जी जी। आवाज सुनाई दे रही है ना? अभी सुनाई दे रही है आवाज। हाँ। अल्पाधिकार बाजार की वह स्थिति है जिसमें दो या दो से अधिक फॉर्म होता है। समरूप वस्तु के संबंध में अल्पाधिकार वह है जब हम कच्चा तेल, पेट्रोल का कच्चा तेल यदि हम निकालते हैं
तो वह किसी भी कुआं से निकाले तो वो एक ही जैसा होगा। और द्विवेदीकरण वस्तु के संदर्भ में अल्पाधिकार वह है कि वस्तु का रंग, रूप, आकार में परिवर्तन कर दिया जाता है, वस्तु वही रहता है। जैसे कि अब साबुन का ले ले, पेस्ट का ले ले, पेप्सोडेंट, सुबह का, कोलगेट, अलग अलग पेस्ट का कंपनी है, लेकिन उसका काम एक ही है। थम्स अप है, जी, थम्स अप है, थम्स और अप क्या है? है, पेप्सो, थम्स अप है, कोका कोला है, स्प्राइट है। स्प्राइट है। नेक्स्ट, शीतल केवली करेक्ट, एकदम। आप बात समझ में आ गया ना? की इसको बात समझ में अकेले में इंटरव्यू का जो तरीका है कि जी। अकेले में क्वेश्चन पूछ के उसका जवाब दो, जी, मिरर के सामने करते रहते हैं। और उसका रिकॉर्ड करो इसमें, मोबाइल में, जी, वो हमको व्हाट्सएप पर भेजो। ठीक है सर। व्हाट्सएप भेजो तो उसको हम देख के बताएंगे कि क्या गड़बड़ी। जी सर। नेक्स्ट सवाल है, कै गो सवाल कर चुकी, क्या क्या सवाल किए हो? 4, 5, 6 किए हैं, 5 किए हैं, 5। एकाधिकार किसे कहते हैं? एकाधिकार बाजार की वह स्थिति है जिसमें विक्रेता का संख्या एक होता है और क्रेता का संख्या अनेक होता है। एकाधिकारी वस्तु का कोई निकटतम स्थानापन्न वस्तु नहीं होता है। इसका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड शून्य होता है। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड शून्य होता है। करेक्ट। दूसरा क्या पढ़ी हो? ये तो पहला हो गया, दूसरा द्विपक्षीय एकाधिकार, हाँ बताओ। बायलैटरल मोनोपोली। बायलैटरल मोनोपोली किसे कहते हैं? इसमें बायलैटरल मोनोपोली में एक ही क्रेता और एक ही विक्रेता होता है। जैसे कि श्रम बाजार, ऐसे नहीं बोलो, ऐसे बोले, हेलो रुको, इंटरव्यू बोलोगे श्रीमान, द्विपक्षीय एकाधिकार अर्थात बायलैटरल मोनोपोली के अंतर्गत विक्रेता की संख्या एक होती है तथा क्रेता की संख्या एक होती है, दोनों की संख्या एक एक होती है, इसलिए इसको द्विपक्षीय एकाधिकार कहा जाता है। श्रीमान, द्विपक्षीय एकाधिकार में क्रेता की संख्या भी एक होती है और विक्रेता की संख्या भी एक होती है, इसीलिए इसे द्विपक्षीय एकाधिकार कहा जाता है। जैसे कि ट्रेड यूनियन, एक तरफ मजदूर संघ होगा और दूसरे तरफ फैक्ट्री का मालिक होगा। मजदूर संघ यदि मजबूत होगा तो मजदूरी अधिक होगा, मजदूर संघ यदि कमजोर होगा तो मजदूरी कम होगा। बहुत अच्छा, ऐसा बोलोगे तो 70% नंबर तुमको आ जाएगा। श्रीमान जरूर बोलोगे। जी सर। हर पैराग्राफ श्रीमान, सही श्रीमान, कोई बात नहीं, सही श्रीमान। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन पढ़ी हो? अल्पाधिकार या द्वैयाधिकार क्या है? अल्पाधिकार क्या है बताओ। अल्पाधिकार श्रीमान, अल्पाधिकार फॉर्म की वह स्थिति है जिसमें विक्रेता की संख्या 2 या 2 से अधिक होती है। करेक्ट। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है कि ओलिगोपोली विदाउट प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन और ओलिगोपोली विथ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन में क्या अंतर है? श्रीमान, ओलिगोपोली वह बाजार है जिसमें कि विक्रेता की संख्या 2 या 2 से अधिक होती है। ओलिगोपोली विदाउट प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन में इसे समरूप वस्तु कहा जाता है। समरूप वस्तु यानी कि पेट्रोल का कच्चा तेल किसी भी कुआं से निकाला जाए, कितना भी कुआं से निकाला जाए, लेकिन उसका कच्चा तेल एक ही होगा। लेकिन ओलिगोपोली विदाउट प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन में
कंपनी रंग रूप आकार परिवर्तित करके वस्तु को बेचता है। जैसे कि पेस्ट की कंपनी, कोलगेट, सुवाका, पेप्सोडेंट, अलग अलग पेस्ट की कंपनी है, लेकिन उसका काम एक ही है। तो विदाउट में वस्तु समरूप होगा और विदाउट प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन में वस्तु समरूप होगा, और विथ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन में वस्तु तो एक वस्तु अलग अलग होगा, लेकिन उसका काम एक ही होगा। वस्तु जो है स्थानापन्न वस्तु हो जाएगा, वस्तु स्थानापन्न वस्तु हो जाएगा, एक दूसरे के बदले में प्रयोग हो सकता है। बहुत अच्छा बोली, पहले से बहुत इंप्रूव हो गया। जी। क्या कुछ सवाल पढ़ी? 5 छठा है, एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता के बाजार को किसने स्थापित किया? चैम्बरलिन ने। एडवर्ड हेस्टिंग चैम्बरलिन, लिख लो, एडवर्ड हेस्टिंग चैम्बरलिन, अमेरिकन अर्थशास्त्री। वो लिस्ट लिखवाए थे कौन कब क्या किया, उसमें देखो इसका नाम है कि कौन वर्ष है, 1939 वर्ष देखो तो 1939 है। नाइनटीन 1933 है। इसे जॉन रॉबिन्सन 1933 और इसे जॉन रॉबिन्सन का इम्परफेक्ट कंपटीशन उसी जगह होगा जी। वो कब है? जी, उसका भी 1933, वो भी 1933 ही है। हाँ, तो ये भी सवाल हो गया, बीपीएससी के इंटरव्यू में सवाल हो गया, पहली बार पूर्ण प्रतियोगिता के उलट एक नए बाजार का आविष्कार हुआ, उसका नाम था अपूर्ण प्रतियोगिता का बाजार। श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने उसको दिया 1933 में। दूसरा एक पूर्ण प्रतियोगिता से उलट बाजार आ गया, एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता का बाजार, इसको एडवर्ड हेस्टिंग चैम्बरलिन ने दिया 1933। सर इसको एक बार और आप शब्द में बोलते, वैसे तो समझ गए। जैसे कि पहली बार पूर्ण प्रतियोगिता के उलट एक बाजार का नहीं, इंटरव्यू की तरह बोलो ना, श्रीमान करके बोलो, हर बार तुम जब श्रीमान पहला वर्ड बोलो, आदत डालो। श्रीमान जी, श्रीमान पूर्ण प्रतियोगिता के उलट एक नया बाजार का निर्माण हुआ, जिसका निर्माण जॉन रॉबिन्सन ने किया 1933 ईस्वी में, जिसे अपूर्ण प्रतियोगिता का बाजार कहा गया। और श्रीमान पूर्ण प्रतियोगिता के उलट एक नया और बाजार का निर्माण हुआ, जिसे एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता का बाजार कहा गया। इसका निर्माण 1933 ईस्वी में जॉन एडवर्ड हेस्टिंग चैम्बरलिन, लिख लो ना, एडवर्ड हेस्टिंग चैम्बरलिन, एडवर्ड हेस्टिंग चैम्बरलिन। एडवर्ड हेस्टिंग चैम्बरलिन ने दिया। श्रीमान एडवर्ड हेस्टिंग चैम्बरलिन ने 1933 ईस्वी में एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता के बाजार का निर्माण किया। बाजार के बारे में बताया, क्या लिखे, निर्माण क्या है बताया, बाजार को स्थापित किया, बाजार को स्थापित किया, बाजार की धारणा को स्थापित किया, बाजार की धारणा को स्थापित किया।
बाजार की धारणा को स्थापित किया। किया जी सर। अब ये अपने आप में कंप्लीट सवाल है। अलग एक सवाल होगा कि एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता के बाजार से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर होगा, बोलोगे तुम, कि श्रीमान एडवर्ड हेस्टिंग चैम्बरलिन ने कहा है कि वास्तविक जीवन में जो बाजार होता है उसमें एकाधिकार का भी गुण होता है और प्रतियोगिता का भी गुण होता है। और इस कारण से हर वस्तु का अलग अलग ब्रांड होता है, ब्रांडेड वस्तु होता है, वस्तु विभेद हो जाता है और विज्ञापन करके प्रचार किया जाता है। विज्ञापन करके प्रचार किया जाता है तो विज्ञापन लागत भी हो गया। तो वस्तु का मूल्य निर्धारण अकेला नहीं होता है, मूल्य के साथ साथ फर्म को वस्तु विभेद का भी संतुलन करना पड़ेगा, ब्रांड का फिक्सेशन करना पड़ेगा और विज्ञापन व्यय पर भी अपना संतुलन प्राप्त करना होगा। तो पहली बार एकाधिकारात्मक बाजार में 3 तरह का संतुलन होने पर इस फर्म संतुलन में होगा। पहला मूल्य संतुलन, दूसरा वस्तु विभेद संतुलन, तीसरा विज्ञापन लागत व्यय संतुलन। ये तीनों का समावेश जब हो जाएगा तभी एक फर्म जो है एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में संतुलन को प्राप्त करेगा। उसमें मूल्य भी दर्शाएगा, ब्रांड भी दर्शाएगा, ये ब्रांड बना रहा है कि भी ब्रांड बना रहा है तो ब्रांड भी दर्शाएगा और कितना विज्ञापन लागत पर खर्च कर रहा है भी दर्शाएगा। ये तीनों बातें जब एक साथ होती हैं तो वो एकाधिकारात्मक फर्म को संतुलन कहा जाएगा। एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में 3 तरह का संतुलन होता है। नंबर 1 प्राइस एडजस्टमेंट, नंबर 1 प्राइस समायोजन, मूल्य समायोजन, प्राइस एडजस्टमेंट, मूल्य समायोजन। प्राइस समायोजन, मूल्य समायोजन जी। दूसरा वस्तु विभेद, वस्तु विभेद का निर्धारण, वस्तु विभेद का निर्धारण और तीसरा विज्ञापन लागत का निर्धारण। विज्ञापन लागत निर्धारण, ये तीनों एक साथ जब स्थापित होगा तभी एकाधिकारात्मक बाजार में फर्म संतुलन में आएगा। जी। ये तीनों जब एक साथ स्थापित होगा तभी एकाधिकारात्मक बाजार में फर्म संतुलित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉ ऑफ डिमांड किसे कहते हैं? श्रीमान लॉ ऑफ डिमांड वह है जब वस्तु का मूल्य कम होता है तो उसके मांग में वृद्धि हो जाती है और जब वस्तु का मूल्य अधिक होता है तो उसके मांग में कमी हो जाती है। अन्य बातें स्थिर रहेगी, पहले बोला श्रीमान, फिर बोलो श्रीमान। श्रीमान अन्य बातें स्थिर रहने पर जब वस्तु का मूल्य कम होता है तो उसका मांग बढ़ जाता है, जब वस्तु का मूल्य अधिक होता है तो उसका मांग बढ़ जाता है और कम हो जाता है। करेक्ट बोलिए, घबरा गए, फिर से रिपीट करो। श्रीमान अन्य बातें स्थिर रहने पर जब वस्तु का मूल्य कम होता है
तो उसका मांग अधिक हो जाता है। जब वस्तु का मूल्य अधिक होता है तो उसका मांग कम हो जाता है। यही मांग का नियम है। करेक्ट। व्हाट इज लॉ ऑफ प्राइस? मूल्य का नियम क्या है? मूल्य का श्रीमान मूल्य का नियम अन्य यह बातें, जी बराबर अन्य बातें पहले बोला जाएगा। श्रीमान अन्य बातें स्थिर है। श्रीमान अन्य बातें जब समान रहे तो मूल्य का नियम यह है कि जब वस्तु का मूल्य बढ़ेगा तो उसका मांग भी बढ़ेगा। जब वस्तु का मूल्य घटेगा तो उसका मांग भी घट जाएगा। ये मूल्य का नियम है। वस्तु का मूल्य बढ़ेगा तो उसकी मांग बढ़ जाएगा। फिर से बोलो तो। श्रीमान जब वस्तु अन्य बातें समान रहने पर जब वस्तु का मूल्य बढ़ेगा तो उसका वस्तु का मांग मूल्य बढ़ नहीं ना जाएगा। बोला जाएगा, पहले मांग बोला जाएगा। मांग, मांग के बढ़ने पर। जी श्रीमान अन्य बातें समान रहने पर जब वस्तु का मांग बढ़ेगा तो उसका मूल्य बढ़ जाएगा और जब वस्तु का मांग घटेगा तो उसका मूल्य घट जाएगा। इसी को लॉ ऑफ प्राइस कहते हैं। इसी को लॉ ऑफ प्राइस कहते हैं। फिर से लॉ बोलते ऑफ प्राइस, श्रीमान। जब हम लॉ ऑफ प्राइस से पहले मांग बोला जाता है। लॉ ऑफ डिमांड में जी पहले प्राइस बोला जाता जी है ना। जी सर। लॉ ऑफ जी सर। डिमांड को फिर बोलो तो। श्रीमान जब अन्य बातें स्थिर रहे तो वस्तु का मूल्य बढ़ने पर उसका मांग घट जाता है और वस्तु का मूल्य घटने पर उसका मांग बढ़ जाता है। इसी को लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं। करेक्ट। दूसरा बोलो, व्हाट इज लॉ ऑफ प्राइस? श्रीमान जब अन्य बातें स्थिर रहे तो वस्तु का मांग बढ़ने पर मूल्य बढ़ जाएगा और वस्तु का मांग घटने पर मूल्य घट जाएगा। इसी को लॉ ऑफ प्राइस कहते हैं। करेक्ट, बहुत अच्छा बोली। बहुत अच्छा हुआ। कै गो हुआ सवाल? कै गो रिहर्सल हुआ? 7 7 हो गया। 7। जी आठवां 7। आठवां क्वेश्चन है, उत्पत्ति के कितने जी साधन हैं? उत्पत्ति के कितने साधन है? वो 5 साधन जो था वही हो जाएगा क्या? श्रम, हाँ, वही होगा। पूंजी, श्रम, पूंजी, लेबर, संगठन और साहस। सिस्टमेटिक बोलो। भूमि, श्रम, पूंजी, साहस, संगठन। श्रीमान उत्पत्ति के 5 साधन है। भूमि, श्रम, संगठन, नहीं, पूंजी। पूंजी। जी श्रीमान उत्पत्ति के 5 साधन है। भूमि, पूंजी, श्रम, भूमि के बाद श्रम होता है तो भूमि भूमि, पहले, श्रम, पहले होगा भूमि। 1 नंबर पर भूमि, 2 नंबर भूमि, पर श्रम, 3 नंबर पर पूंजी, 4 नंबर पर संगठन, 5 नंबर पर साहस। भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन, साहस। जी भूमि बोलो, उत्पत्ति के कितने साधन होते हैं? उत्पत्ति, श्रीमान उत्पत्ति के 5 साधन होते हैं। भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन और साहस। ये उत्पत्ति के 5 साधन हैं। फिर जवाब दो, उत्पत्ति के कितने साधन होते हैं? उत्पत्ति के कितने साधन होते हैं? श्रीमान
श्रीमान, उत्पत्ति के 5 साधन होते हैं: भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन और साहस। ये उत्पत्ति के 5 साधन। आमतौर पर व्यवहार में श्रम और पूंजी के 2 साधनों का लिया जाता है। जी। अर्थशास्त्र के विश्लेषण में श्रम और पूंजी को ही लेकर के वर्णन किया जाता है। अर्थशास्त्र के विश्लेषण में श्रम और पूंजी का ही उपयोग करके विभिन्न मॉडल का चर्चा किया जाता है, विभिन्न मॉडल का विश्लेषण किया जाता है। एक्चुअली है 5, लेकिन व्यवहार में 2 ही नजर आता है। श्रीमान, आमतौर पर उत्पत्ति के 2 साधन श्रम और पूंजी को ही अर्थशास्त्र में लिया जाता है और इसी से उत्पादन का कार्य किया जाता है। उत्पादन का विश्लेषण किया जाता है, उत्पादन का कार्य नहीं, विश्लेषण। डिस्कशन में श्रम और पूंजी ही लेते हैं, लेकिन है 5: भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन, साहस। साहस लास्ट में होता है। जी। हो गया, दैट्स ऑल। प्रणाम सर। प्रणाम कैसे किया जाता है? प्रणाम सर। हाथ जोड़ के प्रणाम करो। जी सर, प्रणाम सर। हाँ।